Maintenance purely a family matter. It is a family concern in which the wife or the husband, during the pendency of the suit or even after passing of the decree, they have right to get a maintenance from the respondent. दोनों पार्टी अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, दोनों पार्टी में से कोई भी किसी को ऐसा लगता है कि उनके पास दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देमसेल्फ फ्रॉम हिज और हर अर्निंग, फ्रॉम हर प्रॉपर्टी, फ्रॉम हर रिसोर्सेज, then she can get a maintenance pendant light from the respondent, that is from the husband. हस्बैंड से वो जो है मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है ड्यूरिंग सच पेंडेंसी ऑफ द सूट, मांग सकती हैं वो पेंडेंट लाइट, कह सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जहां पर वाइफ जो है इनफिडिलिटी है, इनफिडिलिटी मीन्स बेवफा से वफा, तो क्या बेवफा वाइफ को मेंटेन करने का हक है वफादार शौहर को? वेदर infidelity can be the ground of refusing to maintain the wife? जी बताएं। नो, कोर्ट ने कहा नो, इट इज नॉट अ प्रॉपर ग्राउंड। अब आपकी नजर में पता नहीं बेवफाई किसका नाम है, आपसे तेजी से बोल देती है आप उसको बेवफा कहते हैं, या आपसे गुस्से में बात कर लेती है उसको बेवफा कहते हैं। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कोर्ट ने कहा नहीं, इनफिडेलिटी इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजिंग टू मेंटेन द वाइफ ड्यूरिंग द पेंडेंट लाइट, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, हम यहां भी आएंगे, लेकिन ये बताइए वेदर वाइफ कैन क्लेम अ सेपरेट रेजिडेंस और मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड? क्या हस्बैंड से वाइफ सेपरेट मेंटेनेंस और सेपरेट रेजिडेंस क्लेम कर सकती है? अरे भाई चलिए बताइए जल्दी से। सर कर सकती है। ठीक है, कर सकती है, लेकिन अभी हम जरा सेक्शन 24 ऑफ व्हाट? हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक्ट 1955। बताइए भाई अक्षा। सेक्शन 24 मेंटेनेंस pendant light and expenses of proceedings, जी where in any proceeding under this act it appears to the court that either the wife or the husband, as the case may be, अंडरलाइन, अंडरलाइन करिएगा इधर। बहुत बार प्री में पूछा गया है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट कौन क्लेम कर सकता है, हु आर एंटाइटल्ड टू गेट ए मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट, ईदर द वाइफ और द हस्बैंड। नेक्स्ट, as the case may be, has no independent income sufficient for her or his support and the necessary expenses of the proceeding. देखिए It क्या कह may, रहा है कि on the वेयर, applic देखिए रुकिए रुकिए रुकिए, कह रहा है कि वेयर द वाइफ और द हस्बैंड डज नॉट हैव द इंडिपेंडेंट इनकम which are sufficient for his or her support or expenses of the proceedings, where the wife is not having the sufficient means of getting maintained herself or the husband getting maintained herself,
जब उनके पास उतनी इनकम नहीं है, उनके रिसोर्सेज नहीं है, उनके एक्सपेंसेस की प्रोसीडिंग्स के एक्सपेंसेस उनके पास नहीं है, देन दे कैन गेट अ मेंटेनेंस फ्रॉम द अपोजिट वन। अगर वाइफ है तो हस्बैंड से लेंगे, हस्बैंड है तो वाइफ से लेंगे। आगे। It may, on the application of the wife or the husband, order the respondent to pay to the petitioner the expenses of the proceeding and और during monthly during the proceeding such sum as having regard to the petitioner's own income and the income of the respondent it may seem to the court to be reasonable. कि देखिए समझिएगा बात, वो कह रहा है कि जहां पर वाइफ और हस्बैंड अपने आप को सपोर्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट इनकम उनके पास इतनी नहीं है कि दे कैन सपोर्ट देमसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट कर सके, इधर हस्बैंड और वाइफ, तो कह रहे हैं कि जब उनकी इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है तो दे कैन मेक एन एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन कर सकते हैं कोर्ट में। और कोर्ट में क्या कहेंगे? कोर्ट से कहेंगे कि सर जो हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं इस केस को लड़ने के लिए वो दिलवाइए इनसे, और हमको मंथली सम भी दिलवाइए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। तो कोर्ट जो है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट ऐसा कर सकते हैं, लेकिन देखिए अंडरलाइन कीजिएगा, सच सम एंड हैविंग रिगार्ड टू द पेटिशनर्स ऑन इनकम। अगर पेटिशनर की खुद की इतनी इनकम होगी वेयर ही इज और शी इज सफिशिएंट टू गेट मेंटेन्ड हरसेल्फ और हिमसेल्फ, देन कोर्ट वोंट अलाउ। फिर क्या कह रहा है आगे? एंड इनकम ऑफ द रिस्पोंडेंट, जैसा कोर्ट को रीजनेबल लगे, जस्ट लगे। द कोर्ट मस्ट हैव अप्लाइड द रूल ऑफ इक्विटी, rule of equity must have to be applied by the court. Where the petitioner is sound to maintain herself or himself, court would not allow to maintained by the respondent. क्लियर है बात? Yes, sir. जनरली दिस सेक्शन अप्लाइज टू दी वाइफ। देखिए जब आपसे प्री में पूछा जाएगा तो प्री में आप लिखेंगे ईदर पार्टी, लेकिन अगर आपसे मेंस से लिखेंगे तो आप मेंस में कहेंगे कि इवन वेयर द वाइफ is not entitled to, is not having the sufficient income to maintain herself, she can, even without fulfilling the marital obligations or rights, she can claim the maintenance during the pendency of the suit। समझ रहे हैं आप बात? इसीलिए पूछा गया क्या, वेयर द वाइफ इज इनफिडे, वाइफ alleged to be infidelity of the husband, जहां वो बेवफा है अपने हस्बैंड से, क्या इट कैन बी द ग्राउंड फॉर रिफ्यूजिंग टू मेंटेन हरसेल्फ? कोर्ट ने कहा नहीं। प्रोविजो पढ़ दीजिए। Provided that the application for the payment of the expenses of the proceeding and such monthly sum during the proceeding shall, as far as possible, be disposed of within 60 days from the date of service of notice on the wife or the husband as the case may be. कितने दिन के अंदर? 60 days. कितने? 60 डेज के अंदर। क्वेश्चन पूछा गया, कोर्ट में सवाल आया, कोर्ट से ने पूछा गया सर आप कह रहे हैं कि शी कैन गेट अ मेंटेनेंस फॉर हर सेल्फ वेयर शी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ फ्रॉम हिज इनकम, आउट ऑफ हर इनकम वेयर शी डज नॉट हैव द सफिशिएंट मींस, तो क्या वेदर शी कैन क्लेम अ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट फॉर द चिल्ड्रन, क्या अपने बच्चों के लिए भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? तो लिखिए जरा जसवीर कौर सहगल वर्सेस डीजे देहरादून, जसवीर कौर सहगल वर्सेस डीजे देहरादून। In this case, Supreme Court has held that wife under section 24 of the
Hindu Marriage Act entitled to claim maintenance for her children. Entitled to claim maintenance for her children. क्लियर है बात भाई? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। ठीक है, आप अगर देखिए याद रखिएगा मेंटेनेंस, वैसे जो कभी भी मेंटेनेंस आपसे पूछा जाता है तो अभी एग्जाम पैटर्न ऐसा बना हुआ है कि मेंटेनेंस वो आपसे पूछेगा 125 सीआरपीसी या 144 बीएनएसएस, वहां से मेंटेनेंस का बड़ा पूछा जाता है। लेकिन अगर हमसे कभी एग्जाम में पर्सनल लॉ के व्यूज में पूछा जाए तो हम पहले 24 बताएंगे देन 25। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द 25? तो व्हाट आर द क्वांटम ऑफ परमानेंट एलोमनी, यहाँ परमानेंट एलोमनी की बात करता है। परमानेंट एलोमनी कितनी दी जाएगी आफ्टर पासिंग ऑफ अ डिक्री, when the court is pronouncing a judgment or at the time of the passing of a decree, तो what amount shall be granted by the court either on the application of the either party। देखिए दोनों वही ऊपर वाला है, ये भी यहाँ भी पूछा जाएगा। परमानेंट एलुमनी देने के साथ क्या किया जाएगा, क्या वो किया जाएगा, तो व्हाट आर दीज कंडीशंस, तो जरा लिखिए पहले फिर हम पढ़वाएंगे। लिखिए, the court before granting permanent alimony must consider the following elements। must consider the following elements। आप कहेंगे सर ये तो हमें पता ही है, लिखिए जरा। नंबर 1, इनकम एंड अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एप्लीकेंट, पेटिशनर जिसे पेटिशनर कहते हैं, इनकम एंड अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एप्लीकेंट। सेकेंड, income and property of the opposite party, that is respondent। Third, conduct of the parties, conduct of the parties। reasonable amount। Fourth, reasonable amount in the opinion of the court। And last, fifth one, रीजनेबल अमाउंट सर। reasonable amount in the opinion of the court। सेकंड वाला क्या बोले थे, एक बार बोल दीजिए। बस सेकंड में जो है एप्लीकेंट की जगह रिस्पोंडेंट कर दो, जो पहले में है उसी का रिस्पोंडेंट कर दो, उसकी जगह एप्लीकेंट की जगह। लास्ट, चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ रिस्पोंडेंट, चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ रिस्पोंडेंट। देखिए 25 में परमानेंट एलुमनी, परमानेंट एलुमनी का मतलब अंटिल द वाइफ और द हस्बैंड गेट रीमैरी, जब तक रीमैरी नहीं होता तब तक के लिए कोर्ट जो है परमानेंट एलुमनी दे सकती है, मेंटेनेंस दे सकती है किसी भी इधर वाइफ और द हस्बैंड की पिटीशन पर। अब जरा 25 पढ़े तो थोड़ा और सही लगेगा। Section 25, Permanent Alimony and Maintenance. Clause 1. Any court exercising jurisdiction under this Act may, at the time of passing any decree or at any time subsequent thereto, on application made to it for the purpose by either the wife or the husband, as the case may be, order देखिए that रुकिए 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 रुकिए, any court exercising jurisdiction under this act may at the time of passing any decree, अंडरलाइन करिएगा जरा, at the time of passing any decree, at the time of passing any decree। आगे चलिए पढ़िए। or at any time subsequent thereto, on application made
to it for the purpose by either the wife or the husband, दोनों के द्वारा, इधर इनके द्वारा या इनके द्वारा, अब पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा। नेक्स्ट, as the case may be, order that the respondent shall pay to the applicant for her or his maintenance and support such gross sum or such monthly or periodical sum for a term not exceeding the life of the applicant as having regard to the respondent's own income and other property. If नेक्स्ट if देखिए any देखिए, the if any the income and the other property of the applicant, the conduct of the parties, and other circumstances of the case, it may seem to the court to be just, and any such payment may be secured, if necessary, by a charge on the immovable property of the respondent. हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताते, जो यहाँ से लिखा था वही बताया। ये सुनो, Yes, sir. ये सब लिखा हुआ है भाई। देखिए क्या कह रहा है कि जहां पर कोई डिक्री एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द डिक्री ईदर पार्टी में अप्लाई टू में मेक एन एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द परमानेंट एलुमनी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट की लाइफ के टाइम तक कोई भी पार्टी जो है अपने लिए जो है क्या परमानेंट एलुमनी और मेंटेनेंस मांग सकती है। मेंटेनेंस की बात कर सकते, कह सकते कि सर हमको परमानेंट एलुमनी या आप इनको मेंटेनेंस दिलाई, कितने टाइम के लिए, तो कहा कि नॉट बियॉन्ड द लाइफ ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट की लाइफ तक। तो व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच द कोर्ट शैल डिटरमिन वेदर द एप्लीकेंट इज एंटाइटल्ड टू गेट द परमानेंट एलुमनी और मेंटेनेंस और नॉट। तो कोर्ट ने कहा, कहने लगे कुछ इंस्टांसेस है, व्हाट आर दी इनकम ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट की कितनी इनकम है, कितनी प्रॉपर्टी है, अपोजिट पार्टी की कितनी इनकम है, कितनी प्रॉपर्टी है, कंडक्ट क्या है पार्टीज का, क्या पार्टीज जो मांग रही है वेदर दे हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री, क्या हस्बैंड एडल्ट्री कर रहा है या वाइफ अनचेस्ट हो गई है। अगर वो अनचेस्ट हो गई तो शी विल नॉट बी एंटाइटल, अगर हस्बैंड एडल्ट्री कर रहा है तो ही विल नॉट बी एंटाइटल टू गेट द परमानेंट एलुमनी और मेंटेनेंस फ्रॉम द वाइफ इन केस ऑफ द एप्लीकेशन बाय द हस्बैंड। ठीक है। फिर चार्ज ओवर दी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पर चार्ज बना देना। कोई प्रॉपर्टी है, जब हमने चार्ज आपको टीपीए में पढ़ाया तो आपको याद होगा, हमने कहा था कि मेंटेनेंस ओवर द प्रॉपर्टी विल क्रिएट द चार्ज ऑफ दैट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी पर वो चार्ज बना रहता है। ठीक है, क्लियर है बात। Yes, sir. क्या क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, कब दिया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ द पासिंग ऑफ अ डिक्री, एट द यस प्लीज। तो चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एप्लीकेंट क्यों नहीं होगा? एप्लीकेंट तो मांग ही रहा है। Respondent से लेगा ना, applicant तो मांग रहा है। सर मतलब एप्लीकेंट अगर ऑलरेडी चार्ज में है कोई इमोरल प्रॉपर्टी का, तो वो भी तो मैटर कर सकता है ना। अरे उससे कोई मतलब ही नहीं है, पहले तो यही देखा जाएगा कि वो सफिशिएंट है कि नहीं है। अगर सफिशिएंट नहीं है तो क्या मतलब, वो देखी जाएगी कि रिस्पोंडेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज लगाया जाएगा मेंटेनेंस का। ओके उसकी तो सफिशिएंट ही नहीं है ना वो। ठीक है, जी सर। अब आ जाइए जरा यहां पर। फिर अब वो कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ द पासिंग ऑफ द डिक्री, डिक्री पास हो रही है, सेक्शन 16 क्या कहता है, बताइए जरा मुझे, मार्जिनल नोट क्या बात कहता है, व्हाट सेक्शन 16 सेज। Legitimacy of children of void and voidable marriage. इसका मतलब कोई वॉइड मैरिज भी है और कोई हाँ। वॉइडेबल मैरिज भी है, कोई वैलिड मैरिज भी है। तो कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ अ डिक्री ऑफ वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड मैरिज,
तो सवाल ये उठा, क्या एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ अ डिक्री इन द वॉइड मैरिज, क्या वॉइड मैरिज में परमानेंट एलुमनी दी जा सकती है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Whether applicant where a marriage has been solemnized between the parties, which is void marriage, whether an applicant of the void marriage can get a permanent alimony, yes or no, कर सकता है यस कि नहीं जी? कर सकता है सर। प्रूफ, एनी केस लॉ? सर केस लॉ है सर। देखिए, डागा वर्सेस डागा, डागा वर्सेस डागा. In this case, court has decided that any person of voidable or valid marriage, valid marriage can get a maintenance under section 25 of the Hindu Marriage Act, can get a maintenance under section 25 of HMA. The word under section 25 inverted commas में at the time of passing of decree is broad enough to include the degree of nullity, in the case of void or voidable marriage. क्लियर है बात? सर द वर्ड अंडर सेक्शन 25 at the time of passing of decree is broad enough to include the degree of nullity in the case of void or voidable marriage. अब जरा, लेकिन ये बात सही नहीं है, इस बात को चैलेंज किया गया. अब ये मैटर पेंडिंग है बिफोर द फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. केस का नाम लिखिए, सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर. सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर. फुल बेंच के समक्ष जजमेंट पहुंचा हुआ है. अभी कोर्ट की रूलिंग इस पे नहीं आई. आ गई हो तो हमें भी बता देना. आई नहीं है अभी. क्लियर है? तो अभी डागा वर्सेस डागा, उसके बाद सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर. क्लियर है बात? Yes, sir. अब जल्दी से आइए सेक्शन 18 ऑफ दी. अच्छा नहीं, रुक जाइए. वेदर कोर्ट कैन रिसाइन एन ऑर्डर ऑफ द मेंटेनेंस Yes, sir. अंडर सेक्शन 25 क्लोज 2 and 3. पढ़िए जरा. Clause 2. If the court is satisfied that there is a change in the circumstances of either party at any time after it has made an order under subsection 1, it may, at the instance of the either party, vary, modify, or rescind any such order in such a manner as a court may deem just. Where there is a change of the circumstances, पहला ग्राउंड है चेंज ऑफ द सर्कमस्टांसेस. कोर्ट रिसाइंड कर सकता है ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस. अब जिस पार्टी ने मांगा था वो बड़ी हो गई, पैसेदार हो गई, मालो माल आ गया, सरकारी नौकरी लग गई. अब बताइए, आर यू गेटिंग द पॉइंट? थर्ड पढ़िए. Clause 3. If the court is satisfied that the party in whose favor an order has been made under this section has remarried, or if such party is the wife,
जहां रीमैरी कर लिया गया हो, where the party in whose favor the maintenance was granted has remarried। अगर रीमैरिज कर लिया तो अब क्या होगा, अब रिसाइंड कर सकती है कोर्ट ऐसे ऑर्डर को। नेक्स्ट। Or if such party is the wife that she has not remained chaste, or बस, wife has not remained chaste, the wife has become unchaste। समझ रहे हैं आप? पूछा गया क्या, व्हाट इज अनचेस्टिटी? Unchastity means where the wife has a extramarital affair or when she is living in adultery with other person। She become unchaste, अपवित्र हो गई वो। She will not be entitled to get a permanent or even the maintenance pendant right under section 24 of the the Hindu Marriage Act। She will not be allowed। Is it clear to you? yes, sir. Next। Or if such party is the husband that he has had sexual intercourse with any woman outside wedlock। हो, ये तो और साहब भी ऐसे ही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सिर्फ इनकी वही ऐसी नहीं है, अगर ये भी ऐसे हैं तो इनको भी बाहर कर दीजिए, इनको भी मत दीजिए मेंटेनेंस। नेक्स्ट। It may, at the instance of the other party, vary, modify, or rescind any such order in such manner as a court may deem just। क्लियर है बात? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. नेक्स्ट। अब आ जाइए जल्दी से सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का 18 आ जाइए जरा। व्हाट आर द ग्राउंड्स इन विच द वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस और सेपरेट रेजिडेंस? सेपरेट रेजिडेंस और मेंटेनेंस कब जो है वाइफ क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 18? तो जरा बताइए आप हमको, हम भी थोड़ा बहुत Chapter सीख लें। 3, Maintenance, Section 18, Maintenance of Wife। हम्म। Clause 1. Subject to the provisions of this section, a Hindu wife, whether married before or after the commencement of this act, shall be entitled to be maintained by her husband during her lifetime। याद रखिएगा, वेयर द मैरिज हैज बीन सोलोमनाइज्ड इवन बिफोर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट और आफ्टर द पासिंग ऑफ द एक्ट, शी इज द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू बी मेंटेन्ड बाय द हस्बैंड। This is a marital obligation or the universal obligation of an husband to maintain her wife during her life, whether during the life where the husband is regularly maintaining herself, whether she can besides the maintenance can claim a separate residence। क्या वो सेपरेट रेजिडेंस भी मांग सकती? जनरली नहीं, लेकिन कुछ इंस्टांसेस ऐसे जहां वो मांग सकती है। दैट हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 18 क्लॉज 2। बताएं। Clause 2. A Hindu wife shall be entitled to live separately from her husband without forfeiting her claim to maintenance। विदाउट फॉरफिटिंग हर राइट टू क्लेम मेंटेनेंस कब? A. If he is guilty of desertion। हो, if he is guilty of desertion, where a husband is guilty of the desertion for a continuous period of 3 साल, है ना? 2 years। अच्छा 2 साल था, 2 साल के भूल लिए। गया। अब 2 साल है। अच्छा, फिर अगर डिजर्शन किया है वाइफ का उन्होंने 2 साल के लिए, अब वाइफ अच्छा नहीं लगता वाइफ को उनकी शक्ल। where the husband is guilty of deserting her wife for a continuous period of 2 or more years, she is entitled to get a separate residence or maintenance. Besides the maintenance, she is entitled to get a separate residence from her husband। Yes or no?
अब आप जरा यहाँ डिजर्शन बता देना थोड़ा सा, डिजर्शन किसे कहते हैं? डिजर्शन उसको कहते हैं ना कि जब वो उसको मारता पीटता है। बताओ जल्दी से यार, मुझे चलना है। नो सर, जब व्हाट इज डिजर्शन? Withdrawing from matrimonial obligations. Yes, sir. Withdrawing from the matrimonial obligations when without reasonable ground, where the husband has deserted her without her consent or willful neglect, जानबूझकर नेग्लेक्ट। अब आपको एक बात बताते, वहां नहीं बताई थी, यहां सुन लीजिए। व्हाट इज विलफुल नेग्लेक्ट? नेग्लेक्ट मीन्स नेग्लिजेंस। व्हाट इज नेग्लिजेंस? intentional negligence or unintentional negligence? Unintentional negligence does not come under the purview of the desertion, but where the willful neglect, intentional negligence of by the husband to wife, it comes under the purview or definition of the desertion, है ना भाई? अबे यार आप लोग कुछ रिएक्ट ही नहीं करते अब, है ना? डिजर्टेशन बोला था, डिजर्शन है सर वर्ड। डेजर्टेशन बोला है आपने, डेजर्शन किसमें आएगी? क्लियर है बात? यस सर। हर्ष, अक्षा, सब? अरे Yes, शगुन, तुम्हारी बोलती बंद हो गई, क्या बात? समझ आ रहा है सबको? वैसे आ ही रहा होगा, इतना तो खराब भी नहीं बताते हम, है ना? बी आ जाइए। सर पूरा नहीं पढ़ना, उसको छोड़ दूं? भा हो तो गया, यही बात है, देख लो, वही क्लॉज बात है बी, जो हम कह रहे हैं। clause B, if he has treated her with such cruelty as to cause a reasonable apprehension in her mind that it will be harmful or injurious to live with her husband. Oh ho, if it is treated with her cruelty, where the husband is treated with her with the cruelty, she is subjected to the cruelty. What is cruelty? Cruelty, physical cruelty, mental cruelty, where it is, where an act of a husband causes the injury to the health, life, limb of to the wife, it is amounts to the cruelty, physical cruelty. Cruelty is of two kind, mental और Physical. फिजिकल। मेंटल क्रुएल्टी का केस बताइए जल्दी से। दास्ताने ताने वर्सेस दास्ताने वर्सी दास्ताने, युश्री निवास वर्सी युश्री वर्सी युश्री निवास, गिटार लवर वाले के मीना वाला केस था। निजवाहन वर्सी निजवाहन, परसिस्टेंट रिफ्यूजल टू हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। श्रीपद और वर्सेस अब चंद्रा। है श्रीपद वर्सी चंद्रा। बच्चे एकदम फायर, ठीक है। अच्छा, किस केस में क्रुएल्टी डिफाइन की गई थी? रसल वर्सेस रसल। आइए जरा सी। तो ओमिट हो गया, अच्छा लेप्रोसी वाला जो था। अच्छा ओमिट हो गया। ओमिट क्या कहाँ को कहते हैं, हटा है ना? दिया। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए फिर, डी। D, if he has any other wife living. If he has any other wife living, where the husband has a wife living at the time of the second marriage, जब कोई वाइफ, पहली वाइफ थी उसके बाद भी दूसरी वाइफ उन्होंने कर ली और वो लिविंग है, तो शी कैन claim besides the maintenance, she can claim the separate residence. She is not bound to live with her. समझ रहे हैं आप? उसकी एक और वाइफ उसने शादी कर ली, बाइगेमी का ऑफेंस किया, वर्ड मैरिज है वो,
देखिए, she can claim a separate maintenance, separate residence, sorry. Next. E. If he keeps a concubine in the same house in which his wife is living or habitually resides with a concubine elsewhere. अब ये साहब जो है थोड़े से इश्क मिजाज है। इश्क मिजाजी में जो है ये चाहते हैं कि इनकी एक कॉन्क्यूबाइन भी है। अब ये भी उनको भी साथ ही रखते हैं। वाइफ कहती है भैया आप इनके साथ रहिए, हम अलग दिला दीजिए। नेक्स्ट। F. If he has ceased to be a Hindu by conversion to another religion. Where he ceased to be a Hindu by converting to any other religion. अपोस्टेट हो गए हैं, जाइए जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ले लीजिए, डिवोर्स डिग्री ले लीजिए। अगर आप डिवोर्स डिग्री भी नहीं ले रहे, सेपरेशन भी नहीं, आप जो है जाइए उनसे मेंटेनेंस मांगिए अलग रहने के लिए। नेक्स्ट। G. If there is any other cause justifying living separately. When any other ground which is seems to be justified to the court of law. कोर्ट ऑफ लॉ को लगता है कि कोई और ग्राउंड है जो जस्टिफाइड है, उस ग्राउंड पर भी जो है सेपरेट रेजिडेंस दे सकती है, which has not been enumerated from clause G to F, A to F. A to F जो ग्राउंड्स दिए गए इनमें नहीं दिया हुआ। अगर इनमें नहीं है तो कोर्ट को अगर कोई और ग्राउंड लगता है which are seems to be just and reasonable, the court may render and pass an order for the separate residence in favor of the wife. समझ आया कि नहीं? कब क्लेम कर सकती है? Yes, sir. When wife is not entitled to get a separate residence, clause 3. Clause 3. A Hindu wife shall not be entitled to separate residence and maintenance from her husband if she is unchaste or ceases to be a Hindu by conversion to another religion. अगर वो पहला अनचेस्ट हो गई, देखिए फिर वही बात, ये बात रुक नहीं रही है। अनचेस्ट वाली को आपने कहा कि सर ये मेंटेनेंस नहीं ले सकती 25 में, हाँ कि ना? Yes, sir. फिर आप यहाँ भी 18 में भी कह रहे हैं कि सर ये मेंटेनेंस, ये सेपरेट रेजिडेंस भी क्लेम नहीं कर सकती। और अगर वो सीज टू बी हिंदू हो जाए तो भी वो सेपरेट रेजिडेंस क्लेम नहीं कर सकती। क्लियर है कि नहीं है? Clear है। And third ground is when she is living separately without justifying ground. जब वो बिना किसी ग्राउंड, जस्टिफाइंग ग्राउंड के उनसे सेपरेट रह रही है अपने हस्बैंड से, then she will not be entitled to get a separate residence. Yes, no? Yes, sir. ठीक है। अब आपको जो है, ठीक है, इसमें 24 आ गया, 25 आ गया, 18 आ गया। अब आ जाइए 18 के बाद 19, व्हेन मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ। विडो डॉटर इन लॉ कब मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, किससे कर सकती है? फ्रॉम whom टू whom शी इज एंटाइटल्ड टू गेट अ मेंटेनेंस। व्हाट आर द वेज, कब क्लेम करेंगी, कब, जरा बताइए। सर जी सर ये इंटरिम मेंटेनेंस का क्या कॉन्सेप्ट है? यस, पूछ लिया आपने इंटरिम मेंटेनेंस। वो कह रहा है, अच्छा मैं भूल भी गया था, बहुत शानदार। अच्छा, क्या इंटरिम मेंटेनेंस ले सकती है वाइफ की? नहीं। इंटरिम मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस आपने सेक्शन 125 सीआरपीसी पढ़ा? Yes, sir. 144 BNSS। Yes, sir.
कोर्ट जो है टेम्परेली अगर कोई मेंटेनेंस दे देती है, मान ले कोई सूट पेंडिंग है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट कोर्ट ने कहा है कि आप ठीक है, अभी जब तक सूट पेंडिंग है आप 5,000 रुपये महीना दीजिए, दैट इज कॉल्ड एंट्री मेंटेनेंस. This interim maintenance, the provision of the interim maintenance has not been provided under section 18 of the Hindu Adoption and Maintenance Act. नहीं दिया गया है. But under section 18, the wife is entitled to get an interim maintenance. How? बताइए. अच्छा, अगर मैं एक वर्ड बोल दूंगा तो आप सब चीख पड़ेंगे. Sir, as a substantive right. हैं? अगर मैं सीपीसी नाम ले दूं तो आप एकदम कह देंगे हाँ सर ले सकती है भाई? Did you Inherent not get power. my point? Inherent power के CPC Yes. under section 151 of CPC. Yes, under section 151 of CPC, the court may grant interim maintenance to the wife under section 18 of the Hindu Maintenance and Adoption and Maintenance Act. आया समझ? क्लियर है? Yes, sir. आ जाइए जरा 19 आ जाइए. Section 19. Maintenance of widowed daughter-in-law. Clause 1. A Hindu wife, whether married before or after the commencement of this act, shall be entitled to be maintained after the death of her husband by her father-in-law. कह रहा है कि एक हिंदू वाइफ अगर उनके शौहर चले जाते हैं, उनके हस्बैंड चले जाते हैं, उनके फादर इन लॉ जो है उनको मेंटेन करने के लिए बाउंड है आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड. कब कब बाउंड है बताएं? Provided and to the extent that she is unable to maintain herself out of her own earnings or other property. देखिए, she will only be entitled to get a maintenance from her father-in-law in case when she is unable to maintain herself. ये लिख लेना यही वर्ड ऐसे ही, क्योंकि पहले से नहीं आपको. when she is unable to maintain herself from her income, out of her income, अपनी इनकम से जब वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती. नेक्स्ट. Or other property, or where she has no property of her own, is unable to obtain maintenance. कह रहे हैं कि अपनी प्रॉपर्टी, अदर प्रॉपर्टी कोई हो उससे भी वो नहीं कर पा रही है, या शी हैज नो प्रॉपर्टी ऑफ हर ओन, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एंड शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, जब वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए एबल नहीं है, देन क्या होगा? A. From the estate of her husband or her father or mother. अपने शौहर की प्रॉपर्टी से, अपने अम्मा अब्बा की प्रॉपर्टी से भी अपने आप को मेंटेन करने में नहीं बोले. देन और कहीं Or से? B. From her son or daughter, if any, or his or her estate. अपने सन से, अपनी डॉटर से, उनकी प्रॉपर्टी से अनेबल है मेंटेन करने को अपने आप को. फिर Clause समझ रहे हैं 2. आप? Any obligation. आप Yes, पहले sir. आप बताइए, when she is entitled to get a maintenance from her father-in-law, जब वो अपने आप को अपनी प्रॉपर्टी से या किसी और प्रॉपर्टी से, जब उसके पास प्रॉपर्टी ना हो, या उसके पास प्रॉपर्टी उसके शौहर की, उसकी अम्मा की, अब्बा की, उसके बच्चे की, बेटे की, बेटी की, और उसकी प्रॉपर्टी और कोई और, फिर देखिए फिर भी नहीं उसको मिल रही है, तब इतने ग्राउंड है, जब इनके पास नहीं होगी तब फादर इन लॉ के पास जाएंगी. क्लॉज सेकंड. Clause 2. Any obligation under subsection 1 shall not be enforceable if the father-in-law has not the means to do so from any co-personal property in his possession out of which the daughter-in-law has not obtained any share, and any such obligation shall cease on the remarriage of the daughter-in-law. देखिए, कह रहा है कि जहां पर कोपासनरी प्रॉपर्टी है,
अभी आपने कोपासनरी नहीं पढ़ा कि व्हाट इज कोपासनरी प्रॉपर्टी। आज ही हम शुरू करते, लेकिन मैंने जानबूझ के डिले कर दिया। कोपासनरी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होते हैं जिसमें हिंदू ज्वाइंट फैमिली के मेल लीनियर डिसेंडेंट होते हैं, 4 जनरेशन के। उस प्रॉपर्टी को कोपासनरी प्रॉपर्टी कहा जाता है। कौन कौन होगा? फादर होगा, सन होगे, सन सन्स होगा, सन 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 होगा, ये 4 जनरेशन। तो कह रहा है कि एनी ओब्लिगेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल इफ फादर इन लॉ हैज नॉट द सेम मीन्स टू डू फ्रॉम द एनी कोपासनरी प्रॉपर्टी। उसके पास कोई कोपासनरी प्रॉपर्टी है लेकिन उनमें से नहीं दे सकता, ही इज नॉट ओब्लाइज टू गिव अ मेंटेनेंस टू हर डॉटर इन लॉ, जो उसकी पोजीशन में तो नहीं देगा। क्लियर है? और उसका जो ये राइट है अंडर क्लॉज 1 वो सीज हो जाएगा आफ्टर शी गेट रीमैरिड, जिस दिन उसने रीमैरिज करी। क्लियर है बात? यस सर। अब जरा जाइए सेक्शन 20। चुप, अभी रुकिए। अभी हम वाइफ की बात कर रहे थे, अब 20 तो पेरेंट्स वाली बात आ गई, मेंटेनेंस। ये भी अगर हम चाहें तो बता सकते हैं। आप बताएंगे सेक्शन 24, 25, 18, 19। उसके बाद आप बताएंगे 125 सीआरपीसी ऑब्लिक 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, हल्का सा वहां से भी बताएंगे। अच्छा, जब ये पर्सनल मैटर है तो ये वहां क्यों रखा गया, बताएगा कोई? बिकॉज सीआरपीसी क्रिमिनल लॉ है तो सेकुलर है, सब पे एप्लीकेबल हो। सेकुलर है, क्रिमिनल लॉ है, सब पे एप्लीकेबल होता है, एक ग्राउंड है बिल्कुल। और यहाँ मैरिज प्रूफ नहीं करना पड़ता। सर इसके शायरा बानो वाला इसी यहाँ उसमें क्या नहीं ओनली करना वाइफ। पड़ता? उसमें ओनली वाइफ। मैं 25 सीआरपीसी में और सर इसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इंटाइटल्ड है। बढ़िया बात नहीं है, ये सही आंसर नहीं है। अरे आप कहिए सर फॉर स्पीडी ट्रायल। यहाँ आइए तो यहाँ फैमिली मैटर्स में कब का कब मिलेगा, वहां स्पीडी ट्रायल के लिए जो अंडर सेक्शन 125 प्रोविजन रखा गया, और इट इज सेकुलर इन नेचर, देयरफॉर। समझे आप? इज इट क्लियर टू यू? अब आ जाइए सेक्शन 20, बताएंगे आप स्टूडेंट। आप वहां से 125 सीआरपी से 144 बीएनएसएस भी बताएंगे। मेंटेनेंस एज टू दी वाइफ, क्लियर? यस सर। 20 बताइए थोड़ा सा। सेक्शन 20, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एजेड पेरेंट्स। एज्ड पेरेंट्स, जी। Clause 1. Subject to the provisions of this section, a Hindu is bound during his or her lifetime to maintain his or her legitimate or illegitimate children and his or her aged or infirm parents. अच्छा, यहाँ पर देखिए 125 सीआरपीसी और यहाँ क्या डिफरेंस है? एज पेरेंट्स को वहां भी दिया जा रहा था, यहाँ भी दिया जा रहा है। सर यहाँ पे इन्फॉर्म ले- पेरेंट्स है, वहाँ पे नहीं है। अरे ओल्ड पेरेंट्स है, वहां वहां तो और ब्रॉड टर्म है। तो यहाँ में वहां में क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफरेंस है? वही वही सेकुलर लॉ है, स्पीडी ट्रायल के लिए, स्पीडी जस्टिस के लिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम टू मेंटेन हिज और हर लेजिटिमेट इलेजिटिमेट चिल्ड्रन एंड हिज वाइफ और एज पेरेंट्स। पूछा जाता है सेक्शन 20 में कौन कौन है, तो कौन कौन है सेक्शन 20 में हु आर एंटाइटल्ड टू गेट अ मेंटेनेंस?
चिल्ड्रन लेजिटिमेट की इलेजिटिमेट? सर दोनों है। एज पेरेंट्स और इनफर्म पेरेंट्स। क्लॉज 2। Clause 2. A legitimate or illegitimate child may claim maintenance from his or her father or mother so long as the child is a minor. याद रखिएगा, पहले जो थी इलिजिटिमेट डॉटर वाज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट अ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 20 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। पहले नहीं थी। आफ्टर द पासिंग ऑफ द एक्ट शी बिकम एंटाइटल। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अलेजिटिमेट और इलिजिटिमेट चाइल्ड में गेट मेंटेनेंस फ्रॉम हिज और हर फादर और मदर। मदर भी है यहाँ 125 में। मदर इज नॉट बाउंड टू गिव द मेंटेनेंस टू द चाइल्ड। यस नो? यस। ठीक है। एज ए चाइल्ड इज अ माइनर। थर्ड क्लॉज। Clause 3. The obligation of a person to maintain his or her aged or infirm parent or a daughter who is unmarried extends insofar as a parent or the unmarried daughter, as the case may be, is unable to maintain himself or herself out of his or her own earnings or other property. देखिए फिर वही सवाल आया कि when they are entitled to get a maintenance, when they does not have the sufficient means to maintain himself or herself from his own earning or from his property or any other property, when they are not able to maintain themselves। कौन कौन, जरा यहाँ क्लॉज 3 दोबारा से पढ़िए और देखिए कौन कौन। क्या ऊपर वाले सब? क्या सब है ऊपर वाले? नहीं सर। नहीं, ये पूछी गई क्लॉज है। दोबारा पढ़िए। Clause 3. The obligation of a person to maintain his or her aged or infirm parent or एज और पहला है एज और इन्फर्म पेरेंट्स को ऑब्लाइज्ड है। दूसरा डॉटर, अनमैरिड डॉटर। अनमैरिड डॉटर वेदर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, when she get married then he or she is not obliged to maintain the daughter। कब तक? daughter who is unmarried extend in so far as the parents or married or unmarried daughter as the case may be unable to maintain himself herself। क्लियर है बात? yes sir. It is regardless the age of the unmarried daughter। यहाँ मेजर वर्ड है क्या? until she get majority है या until she get married? अनमैरिड। सर मेजोरिटी तो नहीं है, बस अनमैरिड का दिया, तब तक वो शादी नहीं करेगी। समझिए बात, अगर शादी 25 साल में होती है तो तब तक भी कौन उसको वो मेंटेन करे। सीआरपीसी में 25 नहीं है, वहां मेजोरिटी वर्ड है। लेकिन सर वहाँ पे ये भी है ना कि अगर शादी हो गई है, अगर हस्बैंड मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो फादर उसको मतलब मेंटेन करेगा। शादी के बाद अगर वो अनेबल है मेंटेन करने के लिए। लेकिन यहाँ क्या रहा है कि जहां, देखिए समझिए बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो आपको जब यहाँ से क्वेश्चन बनाता है क्लॉज 3 से, तो पूछते कौन कौन है। तो यहाँ कौन है? एज पेरेंट्स, एज और इन्फर्म पेरेंट्स और डॉटर। डॉटर कौन है? माइनर है कि अनमैरिड है? अनमैरिड। अनमैरिड है, बस क्लियर है। यस रिगार्डलेस द सर। एज ऑफ द डॉटर। अच्छा, यहाँ पेरेंट्स पूछा गया है कि पेरेंट्स में कौन कौन इंक्लूड होता है, बताइए जरा एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन। In this section, parent includes a childless stepmother. पेरेंट इंक्लूड चाइल्डलेस स्टेप मदर वेदर अंडर वर्ड पेरेंट ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर इज गिवन। ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है नहीं, वो बाउंड नहीं है। No sir. सेक्शन 20 में पेरेंट्स का मतलब ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर नहीं है।
क्लियर है? यस नो? Yes, sir. यस सर। सर जी स्टेप मदर है ना, स्टेप फादर तो नहीं है? ना। स्टेप फादर सर कहाँ से मेंटेनेंस को मांगेंगे? चाइल्डलेस स्टेप मदर, पेरेंट का मतलब चाइल्डलेस स्टेप मदर। कौन होती है स्टेप मदर? कोई बताएगा सौतेली। मुझे? सौतेली माँ जिसके बच्चे नहीं है, शादी यस कर सर। ली किसी और से, तो वो भी बाउंड है फिर उसके बच्चों को मेंटेन करने के लिए जिससे शादी की है। क्लियर है? Yes, sir. चलिए अब हम मिलेंगे कल हिंदू सक्सेशन एक्ट के साथ। सर और जी सर तो वो स्टेप मदर किससे मांगेगी या स्टेप फादर मेंटेनेंस? क्या बताऊं यार आपको, क्या बात चल रही है यहाँ? आपका सवाल क्या है? कुछ सवाल चल क्या रहा है? हर्ष बंद कर दीजिए। कट डाउन।